गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स। इकोनॉमिक्स वाला यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं यहां पर एक नया चैप्टर, नया कॉन्सेप्ट, थ्योरी ऑफ डिमांड। थ्योरी ऑफ डिमांड जब हम रीड करते हैं तो उससे पहले जो हमने 11th क्लास के लिए एक बेसिक कॉन्सेप्ट्स का हमने एक वीडियो शेयर किया था आप लोगों के साथ में, उसको पहले रीड करना जरूरी है, उसको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे पास में यहां पर यूज होंगे। और उसके लिए मैं आपको यहां पर लिंक दे रहा हूं उस वीडियो का, जो पहले उसको ज्वाइन नहीं कर पाए वो यहां पर उसको जरूर देखें। उम्मीद कर रहे हैं कि आप हमारे YouTube चैनल को, इकोनॉमिक्स वाला को आप सब्सक्राइब कर रहे होंगे, शेयर कर रहे होंगे और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर रहे होंगे, जिससे हम जो भी कोई नए वीडियोस आपके साथ शेयर करेंगे वो तुरंत आपको यहां पर नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप उसको देख सकते हैं। हम यहां पर जब थ्योरी ऑफ डिमांड चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले हम लोगों को यहां पर कुछ टर्म्स हैं जिनके बारे में नॉलेज होना जरूरी है। जैसे एक वर्ड है डिजायर, एक है वांट और एक है डिमांड। डिजायर, वांट, डिमांड, तीनों में क्या डिफरेंस है? यदि हम देखें डेली लैंग्वेज में तो हम एक डेली लाइफ में यदि हम देखते हैं तो ये तीनों वर्ड लगभग एक जैसे लगते हैं, लेकिन तीनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है देखते हैं एक बार। डिजायर कोई भी पर्सन किसी भी गुड की या किसी भी सर्विस की यहां पर जो डिजायर कर रहा है, यानी कि उसके पास चाहे यहां पर फैक्टर्स हैं या नहीं है। फैक्टर्स का होना कोई कंपल्सरी नहीं है, दैट इज नोन एज द डिजायर। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एरोप्लेन की इच्छा कर ली। अब एरोप्लेन मेरे पास फैक्टर्स नहीं है, उसको परचेज करने के लिए फैक्टर्स नहीं है, लेकिन हम सोच तो सकते हैं। भाई सोचने में तो कोई वो नहीं है, अपन कह सकते हैं एक एरोप्लेन होना चाहिए, एक हेलीकॉप्टर होना चाहिए। वो जो हमारे पास में, दैट इज नोन एज द डिजायर। वो डिजायर है। फैक्टर्स का होना, रिसोर्सेस का होना जरूरी नहीं है, इसको हम कहते हैं डिजायर। सेकंड टर्म आई हमारे पास में वांट। वांट के लिए हमारे पास में 3 टर्म्स का होना नेसेसरी है। नंबर 1 स्ट्रॉन्ग डिजायर, नंबर 2 सफिशिएंट फैक्टर्स एंड नंबर 3 सैक्रिफाइसिंग पावर ऑफ द रिसोर्सेज और फैक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल, सबसे फर्स्ट स्ट्रॉन्ग डिजायर। एक एग्जाम्पल लेने, एक ए नाम का पर्सन है, इसकी कोल्ड ड्रिंक पीने की इच्छा है कि मेरे को आज कोल्ड ड्रिंक पीनी है। स्ट्रॉन्ग डिजायर, कोल्ड ड्रिंक पीनी है आज मेरे को, सोच लिया मैंने। फर्स्ट स्ट्रॉन्ग डिजायर कंप्लीट हो गया, फर्स्ट एलिमेंट। सेकंड सफिशिएंट फैक्टर्स। सपोज कोल्ड ड्रिंक आता है 20 रुपीज का, तो मेरे पास 20 रुपीज होना जरूरी है। सफिशिएंट फैक्टर्स। नंबर 3 सैक्रिफाइसिंग पावर। सैक्रिफाइसिंग पावर, इस फैक्टर को, इस रिसोर्स को सैक्रिफाइस करने की पावर होनी चाहिए। मींस कुछ लोगों के पास में कई फैक्टर्स होते हैं, लेकिन वो दूसरों को वहां पर देने की हिम्मत नहीं होती, खर्च करने की हिम्मत नहीं होती। अपन ऐसे समझे, मान लीजिएगा मैं 20 का नोट, ऐसे समझते हैं 20 का नोट मैंने शॉपकीपर को बाहर से पॉकेट में से निकाल के ऐसे दिखाया, रख लिया, दिखाया, रख लिया, दिखाया, रख लिया। शॉपकीपर क्या करेगा? कोल्ड ड्रिंक अंदर से दिखाएगा, रख लेगा, वहीं दिखाएगा शॉप के अंदर से और रख लेगा। अच्छा लगेगा? नहीं। बहुत सिंपल सा है कि सफिशिएंट फैक्टर्स तो थे, बट उनकी सैक्रिफाइसिंग पावर नहीं थी। तो हमारे पास में सैक्रिफाइसिंग पावर होनी चाहिए। वो 20 का नोट मेरे को उस शॉपकीपर को देने की पावर होनी चाहिए। ये 3 एलिमेंट मिल जाते तो क्या बन गया? वांट। तो डिजायर अलग हो गया, वांट अलग हो गया। डिजायर के लिए फैक्टर्स का होना जरूरी नहीं है। सेकंड टर्म आ गया हमारे पास में वांट। वांट क्या है? स्ट्रॉन्ग डिजायर, सफिशिएंट फैक्टर्स, सैक्रिफाइसिंग पावर। नाउ थर्ड टर्म, इस वांट में हम यहां पर प्राइस, क्वांटिटी और टाइम, इन 3 एलिमेंट्स को ऐड कर दें तो वो हमारे पास में क्या बन जाता है? वांट बन जाता है। जैसे हम यहां पर यदि देखें, नंबर 1, कोई भी जो पर्सन है,
कोई भी जो कंज्यूमर है वो किसी भी प्रोडक्ट की डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पर उस प्रोडक्ट की जितनी क्वांटिटी परचेज करने को रेडी है, दैट इज नोन एज द डिमांड इन ए सर्टेन टाइम पीरियड। हम ही कह रहे हैं, हमने यहां पर ये नहीं कहा, उसमें प्राइस हमने वहां पर अभी जो है यहां पर ऐड कर दिया हमने। हम ये कह रहे हैं कि कोई भी पर्सन, कोई भी जो कंज्यूमर है, वो उस प्रोडक्ट की जो डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस है, गिवन प्राइसेस है, उन पर उस प्रोडक्ट की जितनी जितनी क्वांटिटी परचेज करने को रेडी है, दैट इज नोन एज द डिमांड। देन क्वांटिटी डिमांडेड, एक पर्टिकुलर प्राइस पर एक पर्टिकुलर क्वांटिटी, यानी कि एक स्पेसिफिक प्राइस हम कह सकते हैं, उस स्पेसिफिक प्राइस पर एक स्पेसिफिक क्वांटिटी। एक एग्जांपल लिया हमने, बस एक सिंपल सा एक एग्जांपल। सपोज मैंने यहां पे प्राइस मेंशन किया या मैंने क्वांटिटी मेंशन किया, रुपीज केजी। आपको रटना नहीं है, किसी भी चीज को रटना नहीं है, बहुत सिंपल तरीका है समझने का। काउंटिंग सबको आती है, 1 2 3 4 5। एनी प्रॉब्लम? देखिएगा, हम इसी से याद करेंगे। नाउ 5 4 3 2 1। कुछ नहीं किया हमने, बहुत सिंपल सा 1 से 5 तक काउंटिंग लिखी, देन उसको उल्टा कर दिया। क्या कह रहा है ये कि ₹1 पर उस सर्टेन टाइम पीरियड में ₹1 पर उस प्रोडक्ट की यहां पर 5 केजी क्वांटिटी परचेज करने को रेडी है वो कंज्यूमर। ₹2 पर वो 4 केजी क्वांटिटी परचेज करने को रेडी है, ₹3 पर वो 3 केजी परचेज करने को रेडी है। तो डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस पर ये जो डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी वो परचेज करने को रेडी है, दैट इज नोन एज द डिमांड। मैं ये कहता हूं इसमें से पर्टिकुलर, सपोज मैंने कहा ₹2 पर वो 4 केजी परचेज करने को रेडी है, तो स्पेसिफिक प्राइस पर स्पेसिफिक क्वांटिटी जो परचेज करने को रेडी है, दैट इज नोन एज द क्वांटिटी डिमांडेड। तो देयर डिफरेंस बिटवीन डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड, दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा इस बात को। डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड दोनों में डिफरेंस है। यहां हम कह रहे हैं स्पेसिफिक प्राइस पर स्पेसिफिक क्वांटिटी, और यहां हम कह रहे हैं डिमांड पर डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस पर डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी जो परचेज करने को रेडी है, दैट इज नोन एज द डिमांड। एक एग्जांपल से समझते हैं। एक पर्सन जिसके पास में मनी नहीं है, फैक्टर्स नहीं है, मैं 3 एग्जांपल्स आपको दे रहा हूं यहां पर कि उसके पास में एक पर्सन है, उसके पास में मनी नहीं है, लेबर है, और वो जयपुर से मुंबई प्लेन से जाने की सोच रहा है। फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन, एक पर्सन जयपुर एयरपोर्ट पर टिकट विंडो पर लाइन में खड़ा हुआ है, जयपुर टू मुंबई जाने के लिए एयरपोर्ट पर टिकट विंडो पे लाइन में खड़ा और वहां से टिकट परचेज करने के लिए वो खड़ा है। थर्ड ऑप्शन, एक पर्सन उसमें बैठ के जा रहा है। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, पहला ऑप्शन देखिएगा, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, डिजायर है, वांट है या डिमांड है? डिजायर। उसके पास में पैसे नहीं है लेकिन वो जाने की सोच रहा है। फैक्टर्स होना जरूरी थोड़ी है, अभी हमने कहा रिसोर्सेस का होना नेसेसरी नहीं है, डिजायर हुआ वो। सेकंड में देखिएगा, वो लाइन में खड़ा है वहां पर टिकट विंडो पर, पहली चीज, यानी कि जाने की इच्छा है तभी तो वहां पहुंचा। विंडो पे ऐसा थोड़ी कोई पर्सन जाने की इच्छा नहीं है, टिकट विंडो में वैसे ही लाइन में खड़ा हुआ है, ऐसा होता है? नहीं। ठीक। सेकंड, सफिशिएंट फैक्टर्स, उसके पास पैसे होंगे तभी वो लाइन में खड़ा है, ऐसा थोड़ी वहां पर नंबर आ जाएगा तो भैया पैसे बाद में दे देंगे, पैसे नहीं है आज, ऐसा होता है क्या? नहीं, वहां नहीं होता। सफिशिएंट फैक्टर्स भी होंगे। सैक्रिफाइसिंग पावर, अब वो विंडो के बाहर से नोट दिखाए और रख ले वापस जेब में, पॉकेट में नोट दिखाया, रख लिया, अपने पर्स में से निकाला और रख लिया। एयरपोर्ट पे जो विंडो पे जो टिकट वाला बैठा हुआ है वो क्या करेगा? वो भी अंदर से टिकट दिखाएगा और रख लेगा।
तो हमको यहां पे ध्यान देखिएगा, तीनों चीज मिल गई, सैक्रिफाइसिंग पावर थी, देन भाई पैसे देने को रेडी है, तभी तो विंडो पे लाइन में था। क्या बन गया? वांट बन गया। तो यहां हमको बहुत ध्यान से देखना है डिजायर और वांट में जो डिफरेंस है, और जब हम उनको परचेज करने के लिए जा रहे हैं तो डिमांड वाले कॉन्सेप्ट में, यानी कि हमने उसको परचेज कर लिया तो डिमांड वाले कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट हो गया। हम सर्विसेज ले रहे हैं, हम बैठ के जा रहे हैं, एक पर्सन बैठ के जा रहा है, वो डिमांड में कन्वर्ट हो गया। तो तीनों वर्ड में डिफरेंस है। अब आता है हमारे पास में डिमांड फंक्शन, एक नया वर्ड डिमांड फंक्शन। यहां हमने अभी रीड किया था ये 3 टर्म्स। नाउ डिमांड फंक्शन। एक वर्ड आया फंक्शन, जैसे आपने 10th तक ये पढ़ा होगा, हम ये लिखते हैं y डिपेंड्स ऑन x। ये 2 वेरिएबल्स है y और x। y डिपेंड कर रहा है किस पर? x पर। x में आप चेंजेस करेंगे तो y में क्या होगा? चेंजेस होगा। तो y कौन सा वेरिएबल हो गया? डिपेंडेबल वेरिएबल। और x क्या हो गया? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। भाई y तो डिपेंड कर रहा है ना x के ऊपर, y x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, x में चेंज कर रहे हैं तो y में चेंज हो रहा है। दैट इज नोन एज द फंक्शन। रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज नोन एज फंक्शन इन सिंपल लैंग्वेज। वैसे फंक्शन के और भी बहुत सारे टाइप्स है, हम तो एक बहुत सिंपल वर्ड में हमको समझना है यहां पर। अब मेरे पास वर्ड आया डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन हम एक यहां पर वर्ड लिख रहे हैं dx इज इक्वल टू फंक्शन रिलेशनशिप px py pz m t e w। ये एक फंक्शन आप लर्न कर लीजिएगा, आपको 101% 2 चैप्टर्स इसी एक लाइन से हम याद करा देंगे। 2 चैप्टर्स इसी से लर्न करा देंगे, 2 चैप्टर हमारे पास में इसी से याद हो जाएंगे, हमको और कहीं कुछ भी लर्न करने की नीड नहीं होगी। हम कह रहे dx इज इक्वल टू फंक्शन रिलेशनशिप px। हम एक एक वर्ड का मीनिंग देखते हैं क्या है। dx डिमांड ऑफ x कॉमोडिटी, यानी कोई भी हमने मान लिया x एक कॉमोडिटी है, x एक गुड है और उसकी डिमांड है। f फंक्शनल रिलेशनशिप, px प्राइस ऑफ x कॉमोडिटी, उस x कॉमोडिटी की प्राइस। सपोज x की जगह जैसे मैं लिख देता हूं कार, तो ये dx का मतलब कार की डिमांड और px का मतलब कार की प्राइस। py प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड। याद कीजिएगा हमने यहां पर 2 टाइप्स बताई थी, मैंने अभी फिर कहा कि हमको जो फर्स्ट चैप्टर है, ये जो हम स्टार्ट कर रहे हैं माइक्रो का, इसके अंदर हमको जो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैंने फर्स्ट वीडियो में दिए थे। तो मैंने वहां को गुड्स की टाइप बताई थी, याद कीजिएगा सब्स्टिट्यूट गुड, कॉम्प्लीमेंट्री गुड। यदि आपको याद नहीं आ रहा है तो मैं फिर कह रहा हूं एक बार उस वीडियो को फिर जरूर देख ले। मैं उसका लिंक यहां पर जो मैंने अभी आपको दिया था, उस लिंक को देखकर उसको जो है आप यहां पर जो है उस वीडियो को देखेंगे तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। Y और Z ये इस X से रिलेटेड है, और रिलेटेड गुड्स की 2 टाइप्स हमने बताई थी। एक हमने बताई सब्स्टिट्यूट गुड और एक हमने बताई आपको यहां पर कॉम्प्लीमेंट्री गुड। इनमें से किसी को भी आप एक को सब्स्टिट्यूट एज्यूम कर सकते हैं और एक को कॉम्प्लीमेंट्री एज्यूम कर सकते हैं। सपोज मैंने Y को सब्स्टिट्यूट कहा तो PY मींस प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, और Z को मैंने कॉम्प्लीमेंट्री कहा है तो PZ इज इक्वल टू प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड। देन M कंज्यूमर्स इनकम, कंज्यूमर्स इनकम। देन टी कंज्यूमर का टेस्ट, कंज्यूमर का जो है नेचर, प्रेफरेंसेस, हैबिट, ये टी हो गया। ई फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर में उस गुड से रिलेटेड कितने चेंजेस होने की पॉसिबिलिटी है। बेसिकली प्राइस के बारे में हम बात करते हैं, उसकी प्राइसेस में फ्यूचर में कितने चेंजेस होने की पॉसिबिलिटीज हैं। डब्ल्यू कंज्यूमर्स वेल्थ, वेल्थ यानी कि उस पर्सन के पास में जो भी कुछ असेट था, जैसे उसके पास में यहां पर मान लीजिएगा गोल्ड था, शेयर्स था, कैश था, वो सब मिलकर यहां पर उसका जो है कंज्यूमर का वेल्थ हो गया। तो डिमांड फंक्शन मींस dx इज इक्वल टू फंक्शन रिलेशनशिप px py pz and tew। dx डिमांड फॉर x कॉमोडिटी, px प्राइस ऑफ x कॉमोडिटी, py प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, pz प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, m कंज्यूमर्स इनकम, t कंज्यूमर्स टेस्ट, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, वेल्थ। तो डिमांड फंक्शन की डेफिनेशन क्या हो?
कि डिमांड ऑफ एक्स कॉमोडिटी की डिमांड डिपेंड कर रहा है इन सब फैक्टर्स के ऊपर। इट मींस डिमांड फॉर एक्स कॉमोडिटी डिपेंड्स ऑन पीएक्स, पीवाई, पीजेड एंड टीईडब्ल्यू। तो ये तो डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ। इनमें से किसी भी फैक्टर में हम चेंजेस करेंगे, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, एम, टी, डब्ल्यू, किसी में भी चेंजेस करेंगे तो उस कॉमोडिटी की डिमांड में चेंज होगा। तो किसी प्रोडक्ट की डिमांड पे इफेक्ट डालने वाले फैक्टर्स हो गए। तो डिमांड फंक्शन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड ऑफ एक्स कॉमोडिटी एंड इट्स अफेक्टिंग फैक्टर्स, यानी जो उस कॉमोडिटी की डिमांड पर इफेक्ट डालने वाले फैक्टर्स हैं उनमें और उस प्रोडक्ट की डिमांड में जो रिलेशन है दैट इज नोन एज द डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन shows the relationship between demand of X commodity and its affecting factors। ये डिपेंडेंट वेरिएबल क्यों हुआ? क्योंकि डिपेंड कर रहा है इन सब के ऊपर। अब एक वर्ड आएगा हमारे पास में, लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड का मीनिंग क्या है इसको समझते हैं। मान लीजिएगा, रखना नहीं है, मान लीजिएगा मैं ये लिखता हूं यहां पर कि dx इज इक्वल टू फंक्शन रिलेशनशिप px, py, pz एंड tew, और मैंने इन सब के ऊपर ये एक लाइन ऐसे बना दी, px के ऊपर नहीं किया, क्या बोलते हैं इसको, बार। यानी ये सारे एलिमेंट क्या हो गए, कांस्टेंट है। एक एलिमेंट रह गया मेरे पास में, देन क्या रहेगा मेरे पास में, dx इज इक्वल टू फंक्शन रिलेशनशिप px, बाकी ये सब कांस्टेंट है। अब केवल px वेरिएबल आ गया मेरे पास। इसको रीड करें तो क्या कहता है ये कि डिमांड फॉर x कॉमोडिटी डिपेंड्स ऑन प्राइस ऑफ x कॉमोडिटी, यानी x की डिमांड डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, x की प्राइस के ऊपर। कब? जब ये सारी बातें क्या है, कांस्टेंट है। इसको हम ऐसे बोलें, ये सारी बातें कांस्टेंट है, जिसको मैं एक वर्ड में ऐसे लिख दूं, व्हेन अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। व्हेन अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, इसी को हम सेटेरिस पेरिबस भी बोलते हैं। अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट को सेटेरिस पेरिबस भी बोलते हैं। यहां हमारे पास में हम ही कह रहे हैं कि व्हेन अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट देन डिमांड ऑफ ए कॉमोडिटी डिपेंड्स ऑन इट्स प्राइस। अब ध्यान रखें, यहां एक्स है तो यहां भी एक्स है, यानी कि ये कार की यदि प्राइस है तो ये कार की डिमांड है, ये पेन की डिमांड है तो पेन की प्राइस है। यहां डिमांड एक्स की डिपेंड कर रही है एक्स की प्राइस पर। मैं इसकी प्राइस को इंक्रीज करूंगा तो इसकी डिमांड डिक्रीज होगी, और कोई चीज महंगी होगी तो कम परचेज करेंगे, और इसकी प्राइस को हम रिड्यूस करेंगे तो डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी। यहां इनवर्स रिलेशनशिप आया प्राइस और डिमांड में। जैसे ये मार्कर है, इसकी प्राइस इंक्रीज होगी तो इसकी डिमांड डिक्रीज होगी, इसकी प्राइस डिक्रीज होगी तो डिमांड इंक्रीज होगी। इट मींस, अब लॉ ऑफ डिमांड की डेफिनेशन समझते हैं। व्हेन, रखना नहीं है, ध्यान रखना, व्हेन अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, ये सारी बातें क्या है, कांस्टेंट है। व्हेन अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट देन demand of a commodity depends on its price. When price of that commodity increases, then demand decreases. When price decreases, then demand increases.
कैसा रिलेशन आया यहां पर डिमांड में और प्राइस में? कैसा रिलेशन है? नेगेटिव रिलेशन है, इनवर्स रिलेशनशिप आई। तो लॉ ऑफ डिमांड किसी प्रोडक्ट की प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप को शो कर रहा है। क्लियर? लॉ ऑफ डिमांड की डेफिनेशन, व्हेन अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट देन डिमांड ऑफ ए कॉमोडिटी डिपेंड्स ऑन इट्स प्राइस। When price increases, then demand decreases. When price of commodity decreases, then its demand increases. There is inverse relationship or negative relationship between price and demand of a commodity. हम एक ही कॉमोडिटी की बात कर रहे हैं, उसी की प्राइस होगी और उसी की डिमांड होगी। ये तो हो गया हमारे पास में लॉ ऑफ डिमांड की डेफिनेशन। अब ये आता है अजम्पशंस हमारे पास में। लॉ ऑफ डिमांड की हम अजम्पशंस की हम बात करते हैं। अजम्पशंस, कंडीशंस। हर लॉ से पहले कुछ कंडीशंस एज्यूम की जा रही हैं, उन्हीं को हम अजम्पशंस कह रहे हैं। कौन सी कंडीशंस है? कुछ रखने की नीड नहीं है, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट जिनको हमने अदर थिंग्स को कांस्टेंट एज्यूम किया है, वो ही हमारी यहां पर अजम्पशंस हो गई इसकी। तो लॉ ऑफ डिमांड की अजम्पशंस यदि हम देखें, नंबर 1 हमने क्या कहा? नंबर 1 प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड और प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, इनको क्या एज्यूम किया हमने? कांस्टेंट। तो नंबर 1 प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड रिमेन कांस्टेंट। नंबर 2 कौन सी गुड? कॉम्प्लीमेंट्री गुड। प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड रिमेन कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट होगा। नंबर 3 कंज्यूमर्स इनकम, कंज्यूमर्स इनकम रिमेन कांस्टेंट, यानी उस कंज्यूमर की इनकम में कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। कंज्यूमर की इनकम क्या होगी? कांस्टेंट होगी। और जब कभी भी स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी कभी किसी कंज्यूमर की इनकम कांस्टेंट है तो 101% उस कंज्यूमर का टेस्ट, उसका नेचर, उसके प्रेफरेंसेस वो भी क्या होंगी? कांस्टेंट होगी। नेचर में चेंज होगा ही नहीं। तो यहां नेक्स्ट अजम्पशन कि उस कंज्यूमर का हमारे पास में जो टेस्ट है, जो नेचर है, ये सब भी क्या होगा? कांस्टेंट होना चाहिए। नेक्स्ट फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, उस प्रोडक्ट की फ्यूचर से रिलेटेड जो प्राइसेस है और भी जो कंडीशंस हैं वो कांस्टेंट होंगी फ्यूचर में, उनमें कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। फ्यूचर में प्राइस कांस्टेंट रहने की पॉसिबिलिटी हो, फ्यूचर में प्राइस चेंज होने की पॉसिबिलिटी होगी तो फिर ये लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होगा। लॉ ऑफ डिमांड को एप्लीकेबल बनाने के लिए इन बातों का होना बहुत जरूरी है। और एक बात और ध्यान रखें, क्या ध्यान रखना है कि आपको इकोनॉमिक्स वाला जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब करना है, आपको इसको शेयर करना है और बेल आइकन को प्रेस जरूर करना है, जिससे आपको जो भी नए वीडियोज हो वो आपको नोटिफिकेशन आपको जो है मिलता रहे और आप उसको जो है अच्छे तरीके से देख सके। यहां एक बात और, अब देखिए कुछ चीज हमने यहां पर इनमें इन पॉइंट्स में देखिए, कोई हमने एक्स्ट्रा हमने प्रॉमिस किया था इसी से हम लर्न करेंगे, इसी डिमांड फंक्शन से वही बातें मैंने लिखी है। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड रिमेन कांस्टेंट, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट का मीनिंग यही है। मैंने कहा कंज्यूमर की इनकम को कांस्टेंट एज्यूम किया तो कंज्यूमर की इनकम कांस्टेंट, कंज्यूमर का टेस्ट, नेचर, प्रेफरेंसेस रिमेन कांस्टेंट, जो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है वो हमारे पास में कांस्टेंट। और एक बात और कि जिस गुड की हम बात करेंगे वो एक नॉर्मल गुड होनी चाहिए। कैसी गुड होगी? नॉर्मल गुड होनी चाहिए। एक हमारे पास में यहां पर गिफिन गुड्स आती है, एक हमारे पास में इंफीरियर गुड्स तो और लोअर क्वालिटी की गुड्स भी हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे, हम केवल यहां पर बात कर रहे हैं नॉर्मल गुड्स की। नॉर्मल गुड होनी चाहिए जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा लॉ ऑफ डिमांड हमारे पास में जो है
उसके एप्लीकेबल होने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस हो गई, ये सारी कंडीशंस है जिनको हम क्या कह रहे हैं यहां पर, अजम्पशंस कह रहे हैं, उनकी कंडीशंस कह रहे हैं। अब ये तो हमने रीड किया लॉ ऑफ डिमांड। अब हम जो रीड करेंगे यहां पर कि इस लॉ ऑफ डिमांड को न्यूमेरिकली एग्जांपल से कैसे एक्सप्लेन करें। तो नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा उसमें हम जो थ्योरी ऑफ डिमांड के सेकंड पार्ट में हम यही रीड करेंगे कि लॉ ऑफ डिमांड जो हमारे पास में है इसको हम न्यूमेरिकली कैसे एक्सप्लेन करेंगे, न्यूमेरिकली हम लोग डायग्राम से हम कैसे बताएंगे। उससे पहले यदि हम यहां तक का पूरा लर्न कर लेते हैं और हमारा जो फर्स्ट वीडियो है उसको हम जो 11th क्लास के लिए हमने बताया था उसको लर्न कर लेते हैं तो अब आगे का जो है चैप्टर और इजी हो जाता है। आज हम लोग इतना ही इस वीडियो में रखेंगे और उम्मीद करते हैं आपको आज का जो हमारा सेशन है अच्छा लगा होगा। और इसीलिए आपको क्या करना है कि आपको हमारे इकोनॉमिक्स वाला जो हमारा चैनल है यूट्यूब चैनल, इसको सब्सक्राइब करना है, इसको शेयर करना है, लाइक करना है और इसके बेल आइकन को प्रेस जरूर करना है जिससे आपको यहां पर जो भी लेटेस्ट अपडेट्स है वो आपको मिलते रहे और आप इसको अच्छे तरीके से रीड करें। और उसके साथ ही जो है आप लोग एक बार पहले इस वीडियो को देखें, पूरा चैप्टर का वीडियो भी जब आ जाएंगे और भी सेशंस उनको पढ़ने के बाद में फिर आप आगे जो भी अपने नोट्स वगैरह रीड करते हैं उनको आप नोट्स को रीड कर सकते हैं। थैंक यू।